बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हम मेथड डिस्कस करने जा रहे हैं इसका नाम है रंगीज़ मेथड, और हम इसे थर्ड ऑर्डर रंगी कुटा मेथड भी कहते हैं, या आर के थर्ड ऑर्डर मेथड भी कहलाता है। मैं इसको आर के थर्ड ऑर्डर मेथड क्यों कहते हैं ये मैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करूंगा। जब मैं आपको आर के फोर्थ ऑर्डर मेथड पढ़ा रहा हूँ तब मैं आपको डिटेल बताऊंगा कि हम इसे थर्ड ऑर्डर रंगी कुटा मेथड क्यों कहते हैं। तो रंगी कुटा मेथड जो बेसिकली बाय डिफ़ॉल्ट ऑर्डर में यूज़ किया जाता है उसे हम फोर्थ ऑर्डर में ही यूज़ करते हैं ज़्यादातर, लेकिन उसके फार्मूले को डिराइव करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है रंगीज़ मेथड की। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं रंगी मेथड, और इन शॉर्ट रंगी मेथड को हम थर्ड ऑर्डर आर के मेथड भी कहते हैं, राइट। तो ये थर्ड ऑर्डर आर के मेथड हम क्यों कहते हैं ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के अंदर डिटेल से डिस्कस करेंगे कि हम इसको थर्ड ऑर्डर आर के मेथड कहते क्यों हैं। तो आज मैं आपको डिराइव करवाने जा रहा हूँ रंगीज़ मेथड। नॉर्मली जो आज की डेरिवेशन हम डिस्कस कर रहे हैं ये कहीं पर अवेलेबल नहीं होती है, नॉर्मली हम फार्मूला ही यूज़ कर रहे होते हैं। लेकिन अब आप कोशिश करें कि ये मेथड, ये जो फार्मूला जो मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो रंगीज़ मेथड है, वो आपको आसानी से समझ में आ जाए। मैं इन शॉर्ट अगर रंगीज़ मेथड को ब्रीफली आपको समझाना चाहूँ तो अब तक मैंने जो आपको ऑयलर मेथड पढ़ाया है, ऑयलर मेथड जो कुछ इस तरह का था कि हम क्या करते थे इसके अंदर कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास ओरिजिनल कर्व है और हम जो है वो इस तरह एक टेंजेंट ड्रॉ किया करते थे, और ये जो पॉइंट था आपके पास इनिशियली पॉइंट x नॉट थे। मैं बहुत रफली सी डायग्राम बना रहा हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल ये पॉइंट x1 था, तो आप जो है वो ऑयलर मेथड ये पॉइंट y1 को प्रिडिक्ट किया करता था, राइट, स्लोप बनाया करते थे, ठीक है जी। तो अब हम क्या करने वाले हैं, इसको फर्दर इम्प्रूव करने वाला है। तो इनफैक्ट रंगीज़ मेथड कोई न्यू टेक्निक नहीं है, बट जो हमने ऑयलर्स मेथड या हमने जो मॉडिफाइड ऑयलर्स मेथड हमने जो पढ़ा था बस उसी को इम्प्रूव करने का एक और तरीका है। तो हम डिस्कस करते हैं कि ये रंगीज़ मेथड कैसे काम करता है, और साथ साथ मैं आपको डिटेल भी बताता जाऊँगा। बहुत ध्यान से आपने देखना है, कोई भी स्टेप इसके अंदर से मिस नहीं करना। तो शुरू करते हैं अपना लेक्चर। ये है हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन dy ओवर dx, एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को आपने सॉल्व करना है, और ये है बेसिकली उसकी इनिशियल कंडीशन, राइट। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है और ये है इसकी इनिशियल कंडीशन। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है तो यकीनन आप ये कहेंगे ये dy ओवर dx का मतलब स्लोप है, यानी कोई स्लोप है। और ये इनिशियल कंडीशन आपको क्या बताती है कि वो स्लोप बेसिकली एक पॉइंट x नॉट कॉमा वाई नॉट से पास हो रहा है, राइट। ये चीज़ हमें समझ में आती है डिफरेंशियल इक्वेशन से। हम इसको कह सकते हैं कि क्लियरली, इसको हम कह सकते हैं क्लियरली द स्लोप, बहुत ध्यान से आपने समझना है, कोई पॉइंट मिस नहीं करना। स्लोप ऑफ द कर्व, कर्व कौन सा कर्व है बेसिकली, जो कौन सा कर्व होगा जो बेसिकली इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सोल्यूशन कर्व होगा। अब ये बात आपको मैं कई दफ़ा बता चुका हूँ कि बेसिकली जब डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है तो उसका जो सोल्यूशन है वो y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस सी वाली फॉर्म में इसका रिजल्ट निकलता है। और अगर आप उसके अंदर इनिशियल कंडीशन डाल दें तो सी भी एलिमिनेट हो जाता है, यानी इस तरह का इसका एक पर्टिकुलर सोल्यूशन निकलता है, पर्टिकुलर सोल्यूशन निकलता है, राइट। तो जब हम किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो ये इस तरह सोल्यूशन है। और ये स्लोप क्या है, ये बेसिकली इसी सोल्यूशन के ऊपर कोई टेंजेंट होगा, यकीनन स्लोप है तो उसके ऊपर कोई टेंजेंट डेरिवेटिव है तो उसका उस पे पॉइंट एक्स नॉट, यानी ये जो सोल्यूशन कर्व है इसके एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट के ऊपर आपके पास जो है वो एक टेंजेंट लाइन होगी। तो क्लियरली द स्लोप ऑफ द कर्व, कर्व पासिंग थ्रू, किस पॉइंट से पास कर रहा होगा, पासिंग थ्रू द पॉइंट एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट, एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट, यानी ये जो आपका स्लोप है, स्लोप क्या होगा, स्लोप वो ये जो बेसिकली आपका स्लोप है, चाहो तो यहाँ पर आप लिख भी दो इसको, दिस इज एफ ऑफ एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट, दिस इज क्लियरली द स्लोप दिस ऑफ द कर्व। कौन सा कर्व होगा, बेसिकली इसका जो भी सोल्यूशन कर्व होगा, आप इसको यूँ भी समझ सकते हैं कि बेसिकली ये आपके पास सोल्यूशन कर्व है और ये बेसिकली इसका एक टेंजेंट लाइन है, ठीक है जी। तो पासिंग थ्रू द पॉइंट, वो किस पॉइंट से पास कर रहे हैं, एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट से पास कर रहे हैं। बहुत ध्यान से आपने सारी चीज़ों को देखना है। अच्छा जी, अब हम क्या करने वाले हैं, हमने एक को इक्वेशन नंबर 1 को सॉल्व करना है, तो हम इक्वेशन नंबर 1 को इंटीग्रेट कर रहे हैं, ठीक है जी। तो हम क्या करने वाले हैं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड ऑफ 1 फ्रॉम, कहाँ से कहाँ तक हम इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, हम उसको सिंगल इंटरवल तक इंटीग्रेट कर रहे हैं। जैसे अगर आपको ऑयलर मेथड याद हो
तो ऑयलर मेथड में क्या करते हैं कि ये जो आपका टेंजेंट है, तो ये जो पॉइंट होता है आपके पास x नॉट होता है, और इसी तरीके से ये वाला जो पॉइंट होता है वो होता है x नॉट प्लस h, राइट, जिसे हम क्या कहते हैं, x1 कहते हैं। तो हम बेसिकली ये याद रखिएगा, ये कर्व तो आपके पास मौजूद नहीं है, ये तो हमें पता है बेसिकली, लेकिन हमें ये बात पता है कि जो स्लोप बनता है वो किसी न किसी कर्व के ऊपर बन रहा होता है। तो टेक्निकली हमारे पास ये कर्व गिवन, ये जो स्लोप वाली लाइन है ये गिवन है, इसको आपने फोकस करना है। लेकिन आपको समझाने के लिए मैं ये कर्व ज़रूर बनाऊंगा ताकि आपको पता लगे कि ये टेंजेंट लाइन किसी न किसी कर्व के ऊपर बन रही होती है, राइट। तो हमने कहा कि ये एक्स नॉट है और ये एक्स नॉट प्लस एच है, तो हम इसको सिंगल, तो जब ये एक्स नॉट है तो ऑफकोर्स के इसके जो क्रॉसपॉन्डिंग जो y की वैल्यू होगी वो y नॉट हो जाएगी, और इसके जो क्रॉसपॉन्डिंग इसकी वैल्यू होगी वो बेसिकली आपके पास y नॉट या y नॉट प्लस के या y नॉट प्लस एच या इन शॉर्ट y1 हो जाएगी आपके पास। तो हम इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं y नॉट प्लस एच, सॉरी कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट कर रहे हैं हम, y नॉट, ओहो हाँ जी, इंटीग्रेट कर रहे हैं x नॉट कामा y नॉट टू कहाँ से कहाँ तक, x नॉट प्लस एच कामा y नॉट प्लस के तक हम इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं। सॉरी मुझे काफ़ी खांसी हो रही है जी। तो जब आप इसको इंटीग्रेट करते हैं तो कैसे लिखेंगे, इसका इंटीग्रल बन जाएगा आपके पास, दिस इज़ इंटीग्रल, ये हो जाएगा y नॉट और यहाँ आ जाएगा y नॉट प्लस के, और ये हो जाएगा आपके पास dy, और जो आपके पास राइट हैंड साइड है उसको आप इंटीग्रेट करने वाले हैं x नॉट प्लस एच एंड f ऑफ x कॉमा y एंड dx। ये बन गई आपकी क्वेश्चन नंबर 2, राइट। तो अब आपने करना क्या है कि जब आप इसको बोथ साइड को इंटीग्रेट करते हैं तो बताइए लेफ्ट हैंड साइड क्या होगी, लेफ्ट हैंड साइड का इंटीग्रल होगा y, और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट जब आप लगाएंगे तो y नॉट से y नॉट कैंसिल हो जाएगा, यानी सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर एक वैल्यू बचेगी और वो वैल्यू क्या होगी, वैल्यू होगी k, राइट। तो लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर सिर्फ होगी वैल्यू k। तो इट मीन्स कि आपको k की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है, राइट। ये k है क्या, ये है, ये k क्या है, आप बता सकते हैं कि k क्या है। अगर आप इस प्रॉब्लम में देखें तो ये फॉर एग्जांपल y नॉट है, तो ये जो डिस्टेंस है आपके पास ये डिस्टेंस हो गया k। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपको y1 तक अप्रोच करना है, y1 मालूम करना है, तो आपको y नॉट के अंदर k को ऐड करना होगा, तब आपको y1 की वैल्यू मिल सकती है, राइट। तो ये एक और अप्रोच है। तो पहला काम तो ये करते हैं कि k की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि हम क्या करें इंटीग्रेट करने के लिए। तो याद रखें कि आपने इंटीग्रेशन की ऑलरेडी बहुत सारी टेक्निक सीखी हुई हैं, तो इम्प्रूव मेथड इंटीग्रेशन का कोई लगाते हैं, और वो मेथड कौन सा है, उसको हम कहते हैं सिम्पसन रूल। तो यहाँ पर हम सिम्पसन रूल अप्लाई करने वाले हैं, ठीक है जी। तो अगर हम सिम्पसन रूल अप्लाई कर देंगे जो ऑलरेडी बहुत ही इम्प्रूव टेक्निक है, तो सिम्पसन रूल से ये आंसर बहुत इम्प्रूव हो जाएगा और इस तरह k की वैल्यू निकल आएगी, फिर आपके पास y1 की वैल्यू निकल आएगी। ठीक है जी। तो उम्मीद है कि आपको यहाँ तक मेरी बात समझ आ रही होगी। अब क्वेश्चन ये है कि चले मैं इसे चीज़ें लिख भी देता हूँ, टू इवैल्यूएट द इंटीग्रल, ये काफ़ी टेक्निकल चीज़ टॉपिक है, इंटीग्रल ऑन राइट हैंड साइड फ्रॉम सिम्पसन रूल। तो अगर आपको सिम्पसन रूल याद है तो ठीक है, नहीं तो मेरी वीडियो अवेलेबल है, वो आप देख लीजिए। फ्रॉम सिम्पसन 1/3 रूल वी टेक n एज अ मिड पॉइंट, ठीक है जी, ऑफ, एक लाइन बना रहा हूँ, अब डायग्राम दोबारा बनाते हैं। तो सिम्पसन रूल यहाँ पर हम अप्लाई करने वाले हैं। तो पहले तो आप डायग्राम समझें तो फिर आपको जो है वो समझ आ जाएगा कि मैं क्या बता रहा हूँ आपको। ये मेरा हो गया है एक्सेस, ठीक है, और ये मेरा बेसिकली जो है वो आप यूँ समझ लें कि ये एक तरह का मेरा सोल्यूशन कर्व है। आई एम सॉरी, ये यानी ये बेसिकली प्रॉब्लम में है नहीं ये, लेकिन ये सोल्यूशन कर्व है, ठीक है जी। ये सोल्यूशन है आपके पास, ये इसका कर्व है, और आप जो है वो इस पॉइंट से शुरू करते हैं। ये पॉइंट जो है वो बेसिकली, बहुत ध्यान से आपने इस डायग्राम को देखना है ताकि आप समझ सकें कि मैं क्या बता रहा हूँ आपको।
ये पॉइंट क्या होगा आपके पास, ऑफ कोर्स ये पॉइंट x नॉट हो जाएगा, राइट। और इसी के क्रॉसपॉन्डिंग ये वाला जो पॉइंट है, ये जो वैल्यू है, ये क्या हो जाएगा, y नॉट हो जाएगा आपके पास, ठीक है। अच्छा जी, और ये जो आपका फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो सेकंड पॉइंट है फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास, ये हम कहते हैं कि ये जो सेकंड पॉइंट है जी, ये जो पॉइंट है आपके पास, ये क्या हो जाएगा, अच्छा ये x नॉट है। हम ज़रा अपनी मैथमेटिक्स को सिंपल करने के लिए, वैसे तो ये पॉइंट आपका x1 होगा, लेकिन थोड़ा सा अपने लिए आसान करने के लिए मैं जो है वो इस पॉइंट को L सपोज़ कर रहा हूँ। ये जो पॉइंट है आप यूँ समझ लें कि ये L है, और इसी तरीक़े से ये जो पॉइंट है सपोज़ कीजिए कि ये M है। मैं L और M को पर फोकस करूँगा, ठीक है जी। मैं बल्कि इन केस ये करता हूँ कि वैसे तो ये x नॉट और x1 होगा, बट इसको ब्रैकेट में कर देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो, राइट। तो इनिशियली ये जो, बल्कि मुझे लगता है कि काफ़ी खिचड़ी पक गई है, इसको हटा दिया जाए, और बस आप समझ गए तो बस ये ठीक है। तो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हम लेते हैं, ये वैसे तो x नॉट है, तो हमने क्या करना है कि हम इस वाले पॉइंट को क्या सपोज़ कर रहे हैं, सपोज़ ये है L, और सपोज़ करते हैं कि ये M, ठीक है जी। और वैसे आपको पता है कि ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट है आपका बेसिकली x नॉट है एक्चुअली, ठीक है। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बेसिकली इसे y नॉट, बस आपको सिर्फ समझाने के लिए। यहाँ तक क्लियर है। अब है क्या कि प्रॉब्लम के अंदर आपके पास क्या चीज़ गिवन है, प्रॉब्लम के अंदर आपके पास जो है वो f ऑफ x, y गिवन है। तो f ऑफ x, y का मतलब ये होता है कि आपके पास प्रॉब्लम के अंदर स्लोप है, ठीक है जी। यानी ये चीज़ आपके पास प्रॉब्लम में है ऐसी। उम्मीद है कि आप ये समझ रहे होंगे सारी चीज़ें, ये ठीक है जी। तो प्रॉब्लम के अंदर जो चूँकि डेरिवेटिव है, तो बेसिकली इस पॉइंट से आपने ये ऐसे, इस पॉइंट से ये बना हुआ आपका स्लोप। तो अब आपने फोकस ये करना है कि बेसिकली ये प्रॉब्लम में मेंशन है, ये प्रॉब्लम में गिवन है, यानी f ऑफ x, y स्लोप वाली लाइन है, यानी ये लाइन है, ये आपके पास मेंशन है, ठीक है। लेकिन ऑफ कोर्स कि अगर मैं आपसे कहता हूँ कि कोई टेंजेंट लाइन है, तो आप कहेंगे कि वो टेंजेंट लाइन किसी न किसी कर्व के ऊपर होगी, तो इसीलिए बेसिकली ये कर्व को मैंने यहाँ पर आपके लिए ड्रॉ करके दिखाया है, ठीक है। मैं बल्कि एक काम और करता हूँ कि इसको थोड़ा सा और अच्छी सी लाइन बना देता हूँ, लाइन को और थोड़ा सा इम्प्रूव कर लेते हैं। हाँ, अब क्वाइट बेटर है, ठीक हो गया। तो अब आपने ग्रीन वाली लाइन के ऊपर फोकस करना है कि वो लाइन, तो अब आपको ये बात समझ आ गई होगी। अब आपने अगर इसके ऊपर सिम्पसन रूल को अप्लाई करना है, तो ये बात बहुत कॉमन है कि सिम्पसन रूल जो है, ये जो इंटरवल है बेसिकली, ये जो इंटरवल h है आपके पास, ये इंटरवल क्या है, इंटरवल h है। तो अब आपने इस इंटरवल h को जो है वो क्या करना है, स्प्लिट कर देना है, क्योंकि आपको याद होगा कि सिम्पसन रूल को हम क्या करते थे, सिम्पसन रूल के अंदर हम जो है वो, हमारे पास 3 पॉइंट होते थे, तो हमने ये पॉइंट एक n ले लिया, मिड पॉइंट, ठीक है जी। अब ये जो मिड पॉइंट है बेसिकली, ये मिड पॉइंट जो है, ये अगर मैं इसको ऐसे करके ड्रॉ कर लूँ, ऐसे करके, तो ये आपको डिटेल से समझाता हूँ क्या हुआ इस मिड पॉइंट के साथ। बहुत ध्यान से देखना है, यानी ग्रीन वाली लाइन ही हमारा मेन टारगेट है, हमारा फोकस है, क्योंकि हमारे पास एक्चुअली अवेलेबल भी यही है, लेकिन ऑफ कोर्स वो किसी न किसी कर्व के ऊपर होती है, ठीक है जी। तो आप बताइए कि L से लेकर N तक डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस h/2 होगा, और ये डिस्टेंस भी h/2 होगा, ठीक है जी। तो इसका मतलब ये है कि अब आप इस इंटीग्रल पर सिम्पसन रूल अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अपनी आसानी के लिए मैं जो है वो ये जो पॉइंट है, इन पॉइंट्स को भी कुछ नाम कर देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हम सपोज़ कर लेते हैं पॉइंट T, और ये जहाँ पर मीट कर रहे हैं सपोज़ करते हैं Q, और ये जो इनिशियल पॉइंट है, इस पॉइंट को सपोज़ करते हैं पॉइंट P। ठीक हो गया, यहाँ तक आपको ये बात उम्मीद है कि समझ आ गई होगी। अब सिम्पसन रूल कैसे अप्लाई किया जाता है, पहले मैं ज़रा सा लिख देता हूँ यहाँ पर इसके मुतालिक, फिर उसके बाद आपको बताता हूँ फर्दर, ठीक है जी। LM now we want to find the वैल्यू ऑफ, वो जो इंटीग्रल के अंदर फंक्शन है आपके पास f ऑफ x, y की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी, ठीक है जी। और इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम स्लोप भी कहते हैं, और अगर चाहें तो इसको हम dy/dx भी कहते हैं, काफ़ी सारे नाम हैं इसके। एट किन पॉइंट्स के ऊपर निकालनी होगी, एट पॉइंट्स, कौन कौन से पॉइंट है, ऑफ कोर्स एक पॉइंट तो x नॉट है जिसे हम L कह रहे हैं,
दूसरा पॉइंट x नॉट प्लस h/2 है जिसे हम n कह रहे हैं, और तीसरा पॉइंट जो है वो x नॉट प्लस h है जिसे हम m कह रहे हैं। ठीक है, तो इन पॉइंट्स के ऊपर फंक्शन की वैल्यू निकाली होगी, लेकिन ऑफ कोर्स कि इन पॉइंट्स का तो अभी सिर्फ एब्सिसास हमारे पास मौजूद है, तो इन पॉइंट्स के हमें y पार्ट भी मालूम करना होगा ना। सो फॉर दैट we first determine the value of y at this point। ठीक है जी, दिस पॉइंट। मैं अगर आपको सिम्पसन रूल थोड़ा सा रिकॉल करा दूं, सिम्पसन रूल यहाँ पर लगाने के लिए कि ये जो इंटरवल है, इस इंटरवल पर आपने इस फंक्शन की वैल्यू निकालनी होती है। सिंपल है, यानी जो आपका डेटा चार्ट बनता था आपके पास, शायद याद हो आपको, तो वो किन पर बनेगा, वो x नॉट पर बनना चाहिए, वो x नॉट प्लस h/2 पर होना चाहिए, वो x नॉट प्लस h पर बनेगा। ये वैल्यूज़ आपको चाहिए होंगी, और इनके ऊपर आपने क्या करना है, इस x और y के ऊपर, इन पर आपने निकालनी होगी इस फंक्शन की वैल्यू, और बस आपके पास इंटीग्रेशन के फार्मूले आपके पास मौजूद है सिम्पसन रूल का, तो आप वहाँ पर इजीली अप्लाई कर सकते हैं। तो अब आपके पास जो है वो x पार्ट तो अवेलेबल है इन सारी चीज़ों का, बट y पार्ट आपके पास मौजूद नहीं है। तो पहला काम यह है कि इन पॉइंट्स के ऊपर फंक्शंस की वैल्यू को फाइंड आउट करने से पहले आपको y की वैल्यू भी चाहिए होगी इन पॉइंट्स के ऊपर। तो अब ये y की वैल्यू निकालने के लिए आपने इस ग्रीन वाली लाइन को देखना है, तो ग्रीन वाली लाइन से ही आपकी वैल्यू मिल सकती है। ठीक है, क्योंकि असल में ये जो पिंक वाली लाइन मैंने आपके लिए फॉर्म की है, ये लाइन सिर्फ और सिर्फ ये शो कर रही है कि जो ग्रीन वाली लाइन जो एक टेंजेंट लाइन है वो किसी न किसी कर्व के ऊपर एग्जिस्ट करती है, तो ये वो बेसिकली उसका सोल्यूशन कर रहा है, और टेक्निकली ये लाइन हमारे पास मौजूद नहीं है। तो अगर मैं इस लाइन को हटाकर सिर्फ इस वाले सेगमेंट को ड्रॉ करता और ये मैं क्या आपसे कहता कि एक टेंजेंट लाइन है, तो फ़ौरन एक क्वेश्चन रेज होता कि बगैर कर्व के टेंजेंट कैसे हो सकता है, तो इसलिए मैंने इस कर्व को ड्रॉ किया यहाँ पर। ठीक है जी, अब ध्यान से आपने देखना है। तो पहले तो आपने मुझे ये बताना है कि जो पॉइंट आपके पास x नॉट है, इसके क्रॉसपॉन्डिंग y की वैल्यू क्या है। तो ये पहले पॉइंट के लिए तो बहुत आसान है, इसके क्रॉसपॉन्डिंग y की वैल्यू कितनी है, y नॉट है। तो पहला पॉइंट तो आपने, यानी जो l पॉइंट है उसका जो y पार्ट है वो आपको मिल गया, यानी x नॉट कॉमा y नॉट। तो पहला पॉइंट तो आपके पास ओके, इसका तो कोई मसला नहीं है। अब ये जो सेकंड पॉइंट है जिसका x पार्ट है x नॉट प्लस h/2, यानी x नॉट प्लस h/2, इसके क्रॉसपॉन्डिंग y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है जी, तो इसके क्रॉसपॉन्डिंग जो y की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है उसको हम कह रहे हैं, यानी जो ऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है उसको हम कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं उसको हम क्या मालूम करने जा रहे हैं। मैं यहाँ पर हेडिंग डालकर आपको काम करके बता रहा हूँ ताकि आप इसको अच्छे से समझ सकें और फिर इसको बाद में यूटिलाइज़ कर सकें आप। तो मैं मालूम करने वाला हूँ वैल्यू ऑफ ऑर्डिनेट, यानी y पार्ट थ्रू n। ठीक है जी, और ये जो डिस्टेंस निकल कर आएगा उसको मैं y s से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो मैं आपको भी ये बताने वाला हूँ कि ये y s वाला डिस्टेंस, पहले तो आप मुझे ये बताएं कि ये y s वाला डिस्टेंस कौन सा होगा। देखिए जी, सपोज़ कीजिए कि ये n से जो पास हुआ इसने कहीं कर्व को जो हमारे पास मौजूद नहीं s पर कहीं कट किया। ठीक है जी, तो y पार्ट का डिस्टेंस जो हमें मालूम करना है वो बेसिकली वो NS1 वाला डिस्टेंस होगा। ठीक है जी, लेकिन क्वेश्चन मेरा यहाँ पर ये है कि ये तो आपके पास ऑलरेडी मौजूद ही नहीं है, तो बेसिकली हम इस वाले डिस्टेंस को कहते हैं, इस वाले पॉइंट को हम सपोज़ करते हैं कि ये हो गया S1। तो NS का मतलब होगा NS, यानी NS का मतलब ये है कि ये जो N जो है ये कर्व के ऊपर कहीं जाकर कट करता है, तो फिर जो टेंजेंट लाइन के थ्रू जो हम डिस्टेंस निकाल रहे हैं वो डिस्टेंस NS1 होगा, यानी NS वाला जो डिस्टेंस है उसको डिटरमिन किया जा सकता है NS1 के थ्रू। ठीक है, ध्यान रखना इस बात को ध्यान में, यानी मुझे टेक्निकली निकालना NS1 है, लेकिन NS1 बेसिकली ये जो लाइन है, ये जो ग्रीन वाली लाइन मैंने फॉर्म की, ये कौन सी टेंजेंट लाइन है, तो ये टेंजेंट लाइन बेसिकली किसी न किसी कर्व के ऊपर होती है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो लॉजिकली हम NS1 फाइंड आउट कर रहे हैं, तो NS1 का मतलब हो गया YS। अब ये YS कैसे डिटरमिन किया सकता है, ये YS डिटरमिन किया जा सकता है NS1 से। ठीक है जी, तो ग्रीन वाली जो लाइन है वो बेसिकली जो टेंजेंट लाइन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारा सारा काम बेसिकली उसी से ही हो रहा है। तो जो है हमें ये बस समझ आ गया कि उसको हमने, अच्छा जी, तो बताइए जी। तो आप बताइए कि जो YS है ये क्या होगा,
ये वाई एस बेसिकली एन एस वन से फाइंड आउट किया जाएगा, ठीक है जी। वाई एस का मतलब ये हो गया, ये बताता है कि वाई डिस्टेंस जो आपका कोई भी कर्व है, कर्व तक यानी एन एन जो है वो एस तक जाता है, तो वाई एस यानी ये वाला डिस्टेंस आपको बात हो रही है। लेकिन ये डिस्टेंस हम कैसे मालूम कर सकते हैं, हमारे पास क्या अवेलेबल है, हमारे पास ये ग्रीन वाली लाइन अवेलेबल है, तो एन एस वन से मालूम कर सकते हैं, ठीक है जी। तो अब ये एन एस वन कैसे निकाला जाएगा, मैं इसके लिए थोड़ी सी आपकी मैथमेटिक्स आपको और आसान करता हूँ, तो आप जो है वो शायद ये बात समझ जाएं। मैं एक लाइन बनाता हूँ आपके लिए, एक डैश लाइन आपके लिए बनाता हूँ, ज़रा देखिएगा इसको गौर से, ठीक है जी। तो अब आपको कुछ फिगर क्लियर हो रही होगी, ठीक है जी, कुछ पिक्चर क्लियर हो रही होगी। सपोज़ कीजिए कि अब ये वाला जो पॉइंट हमारे पास निकल कर आया है, इसको हम एच का नाम दे देते हैं, ठीक है। तो अब आप बताइए कि एन एस वन क्या होगा। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि एन एस वन डिस्टेंस कितना है, तो आप बहुत सिंपल इसको कहेंगे कि ये एन एच प्लस एच एस वन है, यही कहेंगे आप। क्या कहेंगे इसको, एन एच प्लस एच एस वन। और आप मुझे ये बताइए कि ये जो एन एच जो डिस्टेंस है, क्या ये डिस्टेंस एल पी के बराबर होगा। और हमें पता है कि जो एन एच डिस्टेंस है ये एल पी के बराबर है। हम इसको यूँ भी लिख सकते हैं एल पी प्लस एच एस वन। तो ये एल पी कितना होगा, ये एल पी वाला डिस्टेंस हमें पहले से पता है कि ये वाई नॉट के बराबर है, तो ये बन जाएगा आपका वाई नॉट प्लस, और एच एस वन क्या होगा, एच एस वन उसके लिए आप ज़रा इस राइट एंगल ट्राइंगल पर फोकस करें। तो ये मैं ट्राइंगल आपके लिए अलग से ड्रॉ कर देता हूँ, यहीं पर ड्रॉ कर रहा हूँ आपको, ताकि आप इसको जो है साथ साथ देख भी सकें इसको। ये देखिए, ये मैं ग्रीन से अपनी राइट एंगल ट्राइंगल बना रहा हूँ, ये देखिए, ठीक है जी। सपोज़ कीजिए कि ये पॉइंट है आपका P, ये पॉइंट है आपका H, और ये पॉइंट है आपका S1, ठीक हो गया। और सपोज़ कीजिए कि ये जो एंगल है वो एंगल हो गया थीटा, यानी ये एंगल है आपका एंगल थीटा। तो अब आप इस पर कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई करने वाले हैं, ये वाली साइड भी आपको मालूम है, ये वाली साइड मालूम है कितनी है, h/2 P से लेकर H तक, और ये वाली चीज़ आपको मालूम करनी है। तो कोई ऐसी आइडेंटिटी लगाइए आप इसके अंदर जिसके अंदर आपको बेस और परपेंडिकुलर दोनों आते हों। तो ऑफ कोर्स वो कौन सी हो सकती है, वो हो सकती है टेन थीटा, विच इज़ इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी एच एस वन ओवर बेस। बेस क्या है आपके पास, h/2, ठीक है जी। बेस एक्चुअली पी एच के इक्वल है, और ये जो P से लेकर H तक जो डिस्टेंस है वो उतना ही होगा जितना L से लेकर N तक डिस्टेंस है, विच इज़ इक्वल टू h/2। तो h/2 को आप यहाँ पर शिफ्ट कर सकते हैं। समझ आ गई ये बात। तो मैं इसको किस तरह लिख सकता हूँ, इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ, दिस इज़ पेन का कलर, थोड़ा सा लेक्चर का साइज़ थोड़ी लेंथ बढ़ जाएगी, तो आप जो है इसको PH कॉमा टेन थीटा। और फाइनली मैं इसको किस तरह लिख सकता हूँ, वाई एस किसके बराबर होगा, वाई नॉट प्लस h/2। तो आप में से कोई ये बता सकता है कि ये टेन थीटा क्या है। अगर आपको याद हो तो स्लोप जो होता है, स्लोप m इसको टेन थीटा भी कहते हैं, हम टेन थीटा भी कहते हैं। और हमारे प्रॉब्लम के अंदर जो स्लोप है वो बेसिकली क्या है आपके पास, वो एक्चुअली वाई डैश है, इसको आप टेन थीटा भी कह सकते हैं। और आपके प्रॉब्लम में ये जो वाई डैश है ये बेसिकली f ऑफ x कॉमा वाई है। तो नोट कर रहे हैं ये बात। तो आप क्या लिख सकते हैं इसकी जगह, इसकी जगह आप सिंपली ये लिख सकते हैं कि आप dy ओवर dx भी लिख सकते हैं स्लोप को, ठीक है जी। टेन थीटा नहीं लिखना, किस पॉइंट पर, एट पॉइंट P पर। और एट पॉइंट P पर अगर आप स्लोप दिखाना चाहें तो इसका मतलब ये होगा कि वाई एस वाई नॉट प्लस h/2 dy अपॉन dx बेसिकली फंक्शन गिवन था f ऑफ x कॉमा वाई, और पॉइंट P पर अगर आप उसकी वैल्यू निकालते हैं तो पॉइंट P इनिशियल पॉइंट है, विच इज़ x नॉट कॉमा वाई नॉट। समझ आ गई ये बात। तो इस तरीके से आपने जो है वो आपने जो है ये वैल्यू कंप्यूट कर ली। तो अब आपके पास जो है वो जो पॉइंट आपके पास कौन सा था, x नॉट प्लस h/2 एब्सिसा था, जो आपके पास पॉइंट था, उस पॉइंट के आपका y पार्ट आपने निकाल लिया, ठीक है। इसी तरीके से जो आपके पास x नॉट वाला पॉइंट था उसकी भी वैल्यू आपको y नॉट पता है। तो अब आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक आखिरी पॉइंट रह गया है जिसकी, तो L पॉइंट के ऊपर जो y पार्ट था वो y नॉट था, N जो पॉइंट बेसिकली x नॉट प्लस h/2 था, इस पॉइंट के ऊपर जो y पार्ट निकलना था जिसे हम y s कह रहे थे उसे भी हमने कंप्यूट कर लिया है। मान लें कि ये आपके पास एक इक्वेशन है, और हमारे सीक्वेंस में जो इक्वेशन चल रही है इक्वेशन 2, हम इसे इक्वेशन नंबर 3 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं।
इक्वेशन नंबर 3 से कह रहा है। अब आखिरी काम ये रह गया, अब हम ये मालूम करने वाले हैं कि इस m के ऊपर अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो आपने देखनी है। अब आप ऑर्डिनेट फाइंड आउट करने वाले हैं। मैं बल्कि इसको हेडिंग डालता हूँ फिर आपको बताता हूँ। जो अब मैं बात बताने वाला हूँ उसको आपने बहुत ध्यान से देखना है। तो हम क्या करने वाले हैं, हम मालूम करने वाले हैं वैल्यू ऑफ ऑर्डिनेट पासिंग थ्रू m, ठीक है। और इस डिस्टेंस को मैं वाई क्यू से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। अभी आपको बताता हूँ कि मैं इस डिस्टेंस को वाई क्यू कह रहा हूँ। वैसे तो आप समझ गए होंगे कि जो कर्व है हमारे पास, अब आप ज़रा इधर देखिएगा ध्यान, ये कर्व है हमारे पास, बेसिकली ये है क्यू। तो टेक्निकली मुझे ये जो m से लेकर ये जो q तक डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस मुझे फाइंड आउट करना है। और ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस आपका क्या होगा, वाई क्यू होगा। लेकिन सवाल ये है कि मेरे पास ये एक टेंजेंट लाइन गिवन है। और अगर आपको ऑयलर्स मेथड याद है, ऑयलर्स मेथड, तो ऑयलर्स मेथड ये कहता है कि ये जो h डिस्टेंस है, h डिस्टेंस के बाद आप क्या करते हो, अपना नेक्स्ट क्या ड्रॉ करते हो, नेक्स्ट लाइन ड्रॉ करते हो, नेक्स्ट लाइन सेगमेंट या नेक्स्ट आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो। तो इस तरीके से आपने एक दूसरा इस तरह आपने टेंजेंट ड्रॉ कर लिया ऐसे। थोड़ा सा मैं इसको ऐसे बनाता हूँ, राइट। यहाँ यानी अब क्योंकि ये ऑयलर मेथड के साथ काम कर रहा होता है ना, यानी यहाँ पर h डिस्टेंस है, फिर आपको याद होगा कि h डिस्टेंस के बाद जब आपको x1 मिल जाता है और आपको y1 मिल जाता है, फिर आप जो है वो उस पॉइंट से एक नया स्लोप ड्रॉ करते हैं, एक नया स्लोप ड्रॉ करते हैं। तो आपने इस पॉइंट से नया स्लोप ड्रॉ, ये बात आपने ध्यान में रखनी है कि यहाँ पर जितनी y की वैल्यू कंप्यूट की जा रही है वो स्लोप के थ्रू हो रही है। बेसिकली फार्मूले के अंदर स्लोप मौजूद है। ये सिर्फ़ और सिर्फ आपको समझाने के लिए कर्व बनाए गए क्योंकि किसी न किसी स्लोप के ऊपर होता है। तो ये बेसिकली स्लोप है आपके पास। यानी अब आपने जो है वो जिस तरीक़े से यहाँ पर आपको याद होगा कि NS यानी N से लाइन पास हो रही है और S तक जा रही है बेसिकली, तो NS वाला डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस का जो ऑर्डिनेट है वो बेसिकली NS1 से ही फाइंड आउट किया जाएगा क्योंकि यही आपके पास स्लोप आपके पास मौजूद है। इसी तरीके से M और Q वाली जो लाइन है वो बेसिकली स्लोप से मालूम की जाएगी, ठीक है। तो ये बात आपके समझ में आ गई। अच्छा, मुझे लगता है कि यहाँ पर थोड़ा समझाना आपके लिए मेरे लिए ज़रा मुश्किल हो जाएगा, तो मैं इस स्लोप को थोड़ा सा यानी अपनी डायग्राम को थोड़ा सा और इम्प्रूव करता हूँ और आपको कुछ इस तरह की बात बताता हूँ ताकि आप इसको और आसान कर सकें अपने लिए। यानी यूँ समझें कि ये उसी स्लोप के पैरेलल में यहाँ पर एक स्लोप बना देता हूँ जो पॉइंट P से पास कर रहा है, राइट। ये बात आपकी शायद समझ आ जाए अब आसानी से। और ये जो पॉइंट है मेरे पास, इस पॉइंट को जो है वो मैं Q डैश का नाम दे देता हूँ, राइट। बहुत ध्यान से आपने देखना है कि ये जो मैंने अभी यानी पॉइंट T पर जो मैंने स्लोप बनाया है, पॉइंट T पर जो स्लोप बनाया है बेसिकली वो स्लोप मैं इसको उसी लाइन को स्लोप को मैंने यहाँ पर एक्सटेंड कर दिया ताकि मुझे समझाना ज़रा आसान हो जाए आपके लिए, ठीक है जी। तो ये बात आपको समझ में आ गई। तो इसका मतलब ये हो गया कि मैं अगर ये कहूँ कि जो लाइन M से पास कर रही है और Q पर जा रही है, अगर आपने उसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है तो वो वैल्यू बेसिकली इक्वल होगी M टू Q डैश। M से Q डैश वाली वैल्यू को आपने M से लेकर Q डैश जो है वो इसका बेसिकली ऑर्डिनेट होगा, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि बेसिकली आपसे बताया ना कि जो y पार्ट आप निकाल रहे हैं वो स्लोप के थ्रू निकाल रहे हैं। तो ये आपका नेक्स्ट स्लोप है, नेक्स्ट स्लोप है इसके थ्रू। तो इसको ईजी करने के लिए, ज़रा इसकी ज्योमेट्री को ईजी करने के लिए इसको मैंने इस तरह ड्रॉ कर लिया। तो इसका मतलब ये है कि जो M से लेकर Q तक पास करा है, अगर आपने उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है y पार्ट, तो वो बेसिकली M टू T कह लें या अब आप उसको कह सकते हैं M टू Q डैश। M टू Q डैश आप जो होगा वो y Q की आपके पास वैल्यू होगी। तो अब आप मुझे ये बताइए कि ये जो है यहाँ पर थे हम, अब बिल्कुल आखिरी सी चीज़ें हैं तो इसको आपने और बहुत ध्यान से रखना है। तो अब आप मुझे बताएं कि ये जो वाई क्यू है ये आप कैसे कंप्यूट करेंगे। ज़रा हम दोबारा चलते हैं अपनी डायग्राम की तरफ। तो जी वाई क्यू क्या होगा, वाई क्यू होगा बेसिकली M से लेकर M2, हाँ जी, अच्छा इस वाले पॉइंट को भी एक नाम दे देते हैं, दिस इज़ R, राइट। तो क्योंकि ये हमें मालूम है ना, तो ये हो जाएगा M टू R एंड देन R टू Q डैश और इसको Q डैश ना रखें, इसको T डैश कर लें ज़रा। ये इससे ये पता लग जाएगा आपको, Q डैश नहीं रखते,
यानी टी डैश रख लेते हैं, इससे ये कंफर्म हो जाएगा आपको कि बेसिकली आप टी से मेजर कर रहे हैं ना, ये इस स्लोप को आपने यहाँ पर प्रोजेक्ट कर दिया है। तो ये हो जाएगा आपके पास आर टू टी डैश, तो ये हो जाएगा एम आर प्लस आर टी डैश। ठीक है जी। तो आप बताएं कि एम आर क्या होगा। एम आर ये जो एम से आर तक डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस वही होगा जितना आपके पास एल से पी तक डिस्टेंस होगा, विच इज़ इक्वल टू वाई नॉट। तो यहाँ पर आपने क्या करा, ये हो गया आपके पास वाई नॉट प्लस, और ये आर टी डैश कितना होगा, आर टी डैश ज़रा जी देखते हैं। ये आपको डिस्टेंस चाहिए क्या, आर से लेकर टी डैश। तो अगर आप नोट करें तो देखें ये अगेन एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है। मैं यहाँ पर एक छोटी सी एक ट्रायंगल आपको बनाकर दिखाता हूँ ताकि आप समझ सकें। ये एक ट्रायंगल हम बना लेते हैं, ठीक है, ये बड़ी ट्रायंगल। सपोज़ कीजिए कि ये वाला जो आपका एंगल है, ये एंगल आपका थीटा है, थीटा डैश कर लेते हैं इसको। तो ये पॉइंट हो गया आपके पास पी, ये पॉइंट हो गया आर, और ये पॉइंट हो गया आपके पास सपोज टी डैश, और ये एंगल हो गया आपके पास थीटा डैश। ठीक है जी। ये वाला डिस्टेंस आपको मालूम है और ये वाला डिस्टेंस आपको जो है टी आर डैश मालूम करना है। तो कौन सी आइडेंटिटी आप अप्लाई करेंगे, ऑफ कोर्स टेन थीटा वाली आइडेंटिटी। तो टेन थीटा डैश वाली बराबर होती है परपेंडिकुलर, यानी आर टी डैश डिवाइडेड बाय पी आर, राइट। तो आर टी डैश ये हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो इट मीन्स कि आर टी डैश को हम कैसे लिख सकते हैं, आर टी डैश बराबर होगा, अभी मैंने आपको ऊपर कैलकुलेट करके दिखाया है, ये बराबर होगा आपके पास पी आर इन टेन थीटा डैश के बराबर होगा। ठीक है, बहुत ध्यान से चीज़ों को आपने देखना है। तो ये मेरे पास सपोज़ कीजिए कि इक्वेशन नंबर 4 आपके पास बन गई। तो अब आप मुझे ये बताएं कि ये जो पी आर वाली वैल्यू है ये क्या है, बल्कि इसको थोड़ा सा हम पी आर भी पुट कर देते हैं जी। तो बताएं पी आर वाली वैल्यू क्या होगी। वापस चलते हैं अपनी डायग्राम की तरफ जी। पी से आर तक, तो h/2 प्लस h/2, यानी ये जो p से r तक जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस हो जाएगा आपके पास h। तो हम इसको u में लिख सकते हैं कि ये जो yq है हमारे पास, ये y0 प्लस h होगा। अच्छा, ये जो टेन थीटा डैश है, ये जो टेन थीटा डैश है, क्या इस टेन थीटा डैश को मैं ये कह सकता हूँ कि ये बेसिकली ये स्लोप है एट t पर और इन डैश t डैश पर, बिल्कुल कहा जा सकता है, जिस तरह हमने पहले भी कहा था। तो इसको हम ये कह सकते हैं कि ये क्या चीज़ है, ये है बेसिकली आपके पास स्लोप एट टी डैश, एट टी और टी, स्लोप एट टी, चले टी पर बेसिकली आपका स्लोप है। तो ये बन गया आपके पास इक्वेशन नंबर 4। ठीक है जी। अब मैं आपसे ये पूछता हूँ कि बताएं कि ये स्लोप जो है वो टी पर स्लोप आप निकालेंगे कैसे कंप्यूट करेंगे स्लोप टी, यानी एट पॉइंट टी पर स्लोप निकाला कैसे जाएगा। ठीक है जी, इस पॉइंट टी पर स्लोप कैसे निकाला जाएगा। तो आप बहुत सिंपल है, आप ये कहेंगे कि फंक्शन तो हमारे पास मौजूद है एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, उसके लिए आपको एक्स की वैल्यू चाहिए होती है जो मालूम है, और उसके लिए आपको वाई की वैल्यू चाहिए होती है, तो वाई की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो हम वाई की वैल्यू कहाँ से निकालने वाले हैं, ये वाई जो वैल्यू है इसको हम कह रहे हैं वाई टी। ठीक है, तो हम स्लोप एट टी निकालने के लिए हमें ज़रूरत पड़ने वाली है वाई टी की। तो वाई टी क्या है बताइए जी। वाई टी क्या होगा, वाई टी यानी ये जो डिस्टेंस है ये वाई टी है, और ये डिस्टेंस बराबर होगा एम से लेकर टी तक, राइट। और एम से टी तक जो डिस्टेंस है इसको फर्दर आप डिवाइड करना चाहें तो उसको हम लिख सकते हैं एम आर प्लस आर टी लिख सकते हैं, राइट। और अगर आप एम आर नहीं लिखना चाहें तो उसकी जगह आप क्या लिख सकते हैं, एल पी प्लस आर टी लिख सकते हैं। ठीक है, तो जो बात अभी मैंने बताई हैं आप स्क्रीन को स्क्रॉल करके देखते जाइए। तो वाई टी बेसिकली एम टी वाला डिस्टेंस होगा, और ये बराबर होगा एल पी प्लस आर टी के। तो एल पी तो क्या होगा, एल पी तो वही डिस्टेंस है जो वाई नॉट है। आप में से कोई ये बता सकता है कि ये आर टी वाला डिस्टेंस क्या होगा, आर टी वाला डिस्टेंस कैसे निकाला जाएगा। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया है कि जो आर टी वाला डिस्टेंस है ये इस वाले ट्राइंगल से कंसीडर किया सकता है। ये देखें, ये ट्राइंगल बन रहा है आपके पास, ये ट्राइंगल आपके पास बन रहा है, तो इस ट्राइंगल से निकाला जा सकता है। तो इस ट्राइंगल से आप इसको कंप्यूट कर सकते हैं। तो इस ट्राइंगल से कैसे कंप्यूट करेंगे इसको, जी जनाब। तो ये आर टी कैसे निकालेंगे आप इसको, तो आर टी बराबर होगा पी आर, चले मैं फिर इसके लिए भी एक ट्राइंगल बना देता हूँ, लेकिन चले यहाँ भी समझाया जा सकता है। आपको ये डिस्टेंस चाहिए ना, तो यहाँ पर आपने अगेन टेन थीटा वाली आइडेंटिटी लगानी है। टेन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर आर टी अपॉन बेस पी आर, राइट।
तो यहाँ पर आर टी बराबर होगा पी आर टाइम्स टेन थीटा। ठीक है जी, तो यहाँ पर आपने आर टी की जगह पर क्या लिख दिया, पी आर टाइम्स टेन थीटा, राइट। अगर आपको ये टेन थीटा अच्छा नहीं लगता तो आप टेन थीटा नहीं लिखें, इसकी जगह आप अच्छा पी आर कितना होगा, ऑफ कोर्स ये एच हो जाएगा, और टेन थीटा की जगह आप लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट। ठीक हो गया, तो ये तो मिल गया आपको क्या, वाई टी। क्लियर है, तो ये आपको वाई टी मिल गया। अच्छा जी, अब आप ये बताएं कि स्लोप एट टी, टी पर स्लोप क्या होगा, ये ऑफ कोर्स होगा एफ ऑफ एक्स टी वाला डिस्टेंस चाहिए होगा, एक्स टी वो होगा एक्स नॉट प्लस एच कॉमा, और कौन सा डिस्टेंस चाहिए होगा आपको, वाई टी वाला, सही है ना। तो स्लोप है क्या, बेसिकली स्लोप है एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई। तो अगर आपने जिस पॉइंट पर स्लोप निकालना हो उसका एक्स पार्ट रख दें, उसका वाई रख दें। तो एक्स जो है वो बेसिकली एक्स नॉट प्लस एच है, नज़र आ रहा है यहाँ पर, ये देखिए, ये जो है वो यहाँ से एक्स नॉट प्लस एच है, और ये वाई टी वाला डिस्टेंस अभी हमने निकाला है, तो ये बेसिकली इसका यहाँ पर स्लोप आ जाएगा। तो बस अब अपना काम हमारा थोड़ा सा सेव कम होने वाला है, ख़त्म होने वाला है। ठीक है जी, तो ये आपके पास बन गया। अच्छा जी, और इसको आप कैसे लिख सकते हैं, मज़ीद लिखना चाहें तो इसको लिख लीजिए एक्स नॉट प्लस एच, बल्कि कॉमा, ये वाई टी अभी 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 थोड़ी देर पहले आपने कैलकुलेट किया, ये पूरा आप यहाँ पर शिफ्ट कर लीजिए, लिख लीजिए वाई नॉट प्लस एच एफ ऑफ एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट, राइट। तो ये बेसिकली आपके पास क्या निकल आया, स्लोप एट टी। ये जो स्लोप एट टी है इसको उठाकर आपने इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दीजिए, पुट इन 4 में डाल दीजिए। तो जब आप इसको 4 में डाल देते हैं तो फाइनली आपके पास जो वाई क्यू है वो निकल कर आता है। वो क्या निकलता है, वाई नॉट प्लस एच टाइम, हाँ जी, स्लोप ऑफ टी, वो क्या निकाला है आपने, एफ बिग ब्रैकेट एक्स नॉट प्लस एच कॉमा वाई नॉट प्लस एच एफ ऑफ एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट, ये आपने निकाला है, और इसे आपने बना दी इक्वेशन नंबर 5, राइट। तो अब आप नोट करें कि आपको सारी वैल्यूज़ मिल गई हैं। तो ये आपकी वैल्यूज़ आ गई हैं। तो सिम्पसन 1/3 रूल अप्लाई करने के लिए आपको जो कुछ चाहिए था वो मिल गया है। यानी ये किस पॉइंट के लिए होगा, ये पॉइंट है एक्स नॉट प्लस एच। तो एक्स नॉट प्लस एच के क्रॉसपॉन्डिंग जो एम पॉइंट था उसके क्रॉसपॉन्डिंग जो वाई डिस्टेंस है वो ये निकलेगा, राइट। तो अब आपने तमाम एक्स डिस्टेंसेस निकाल लिए, तमाम वाई डिस्टेंसेस निकाल लिए। जब एक्स और वाई सारे डिस्टेंसेस निकल गए तो उस पर आपने फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। तो फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, ये तो बहुत आसान है, दस द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई एट पॉइंट पी पर क्या होगी, एट पॉइंट पी पर ये बनेगा एफ ऑफ पॉइंट पी पर एक्स नॉट था और ये क्या था, वाई नॉट था, राइट। अच्छा जी, इसी तरीके से द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई एट पॉइंट, मिड पॉइंट क्या था आपका, मिड पॉइंट था आपका सपोज एन, एन पर क्या होगा, इसमें जो एक्स था वो एक्स नॉट प्लस एच बाई 2 था, और जो वाई था वो वाई हमने एस वाई एस से रिप्रेजेंट किया था, राइट। इसी तरीके से जो आपके पास एट पॉइंट एम हमने आंसर निकालना था वो क्या था, वो आपके पास एक्स नॉट प्लस एच था और वाई की वैल्यू वाई क्यू थी। तो ये भी हमें मालूम है, ये भी हमें मालूम है, ये भी हमें मालूम है, सारी वैल्यूज़ एक्स वाई पार्ट हमने सारी चीज़ें कैलकुलेट कर ली। अब सबसे आखिर में आपने क्या करना है, इन सब को उठाना है और इन सब को सिम्पसन 1/3 रूल के अंदर अप्लाई कर देना है। तो ये जो आपके पास के है ये क्या है आपके पास, एक्स नॉट प्लस एच, और ये बेसिकली एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई एंड डी एक्स के इक्वल था। तो ये बन जाएगा, जब हम इस पर सिम्पसन रूल अप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा h/6। इसे आप लिख सकते हैं एफ पी, आप इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहें तो एफ पी लिख लीजिए, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहें तो एफ एस कर लें या एफ एन कर लें, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहें तो एफ क्यू कर लें आप इसको। तो एफ पी प्लस 4 टाइम ऑफ एफ एन प्लस एफ क्यू, राइट। तो ये आ गया बाय सिम्पसन 1/3 रूल। तो इन सब की वैल्यूज़ आपके पास चूँकि पहले से मौजूद हैं तो अब आप लिख लीजिए, ये h/6 हो जाएगा जी। एफ ऑफ पी क्या होगा, एफ ऑफ पी बेसिकली एफ ऑफ एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट होगा, प्लस 4 टाइम एफ ऑफ एन क्या होगा, ये होगा एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस h/2 कॉमा वाई एस बनेगा,
और इसी तरीके से एफ ऑफ क्यू क्या होगा, एफ ऑफ क्यू क्या होगा, एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एच कॉमा वाई क्यू होगा ये, राइट। अच्छा जी, ये मिसाल के तौर पर हम इक्वेशन 5 की बात कर रहे थे, ये बन गई है इक्वेशन नंबर 6 आपके पास। इसमें भी फर्दर आपके पास जो जो वैल्यूज़ अवेलेबल हैं वो सारी वैल्यूज़ ऑलरेडी अवेलेबल हैं आपके पास जो है वो, ये तो हमें पहले से मालूम है, हम कर सकते हैं आसानी से। वाई नॉट पहले से पता है, वाई एस और वाई क्यू भी हमने कैलकुलेट किया है, तो इनकी वैल्यूज़ को इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। जब इनकी वैल्यूज़ को इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो बस अब लास्ट बिल्कुल स्टेप है। तो क्या होगा, मैं क्या करने वाला हूँ, बहुत ध्यान से देखना है आपने। ये मैं, हाँ, इसमें से ये जो वैल्यू है पूरी, मैं ज़रा कलर चेंज करता हूँ इसको। अब सबसे अहम बात होने वाली है, ये जो पूरा आंसर है, सपोज़ कर रहा हूँ मैं इसको K1, और इसमें जो आपका ये जो पूरा सेकंड आंसर है आपके पास, F की जो पूरी वैल्यू है, इसे मैं सपोज़ कर रहा हूँ K2, और ये जो थर्ड आपके पास वैल्यू है, इसे मैं सपोज़ कर रहा हूँ K3। ठीक है जी। अब ज़रा इसको बहुत ध्यान से आपने देखना है कि मैं क्या कर रहा हूँ उसके अंदर। मैंने मान लिया कि जो K1 है, यानी अब आपको वर्किंग प्रिंसिपल बता रहा हूँ, K1 क्या है आपके पास, वो है H से मल्टीप्लाई भी कर दें, ये जो आउटसाइड में H लिखा हुआ है इससे मल्टीप्लाई भी कर दें, तो मान लें कि H एफ ऑफ एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट, ये K1 हो जाएगा आपके पास, राइट। अच्छा जी, इसके साथ आपने मुझे ये बताना है कि K2 क्या होगा आपके पास। K2 क्या बन जाएगा, K2 बनेगा H एफ और ये एक्स नॉट प्लस एच बाई टू, तो एज इट इज़ है, और वाई एस की अभी हमने वैल्यू निकाली है। क्या निकाली भाई, वाई एस की वैल्यू, वाई एस की वैल्यू हमने क्या निकाली है, अभी आप अपने वो जो नोट्स है उसमें से देख लीजिए, तो वो निकाली थी वाई नॉट प्लस एच बाई टू एफ ऑफ एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट, ये हमने इसकी जो है वो वैल्यू निकाली थी। ये मैं इसको ब्रैकेट चेंज कर देता हूँ, कन्फ्यूजन हो। अच्छा, इसके साथ साथ मैं आपसे एक और बात पूछने वाला हूँ यहाँ पर, कि आप मुझे इसी के अंदर ये इस चीज़ को मेंशन करें कि ये जो रिज़ल्ट है, ये रिज़ल्ट क्या है। तो अभी आपने थोड़ी देर पहले बताया था कि एच एफ ऑफ एक्स नॉट कॉमा टू बेसिकली K1 के इक्वल है। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपका जो फाइनली आपका जो K2 बनकर आएगा, K2 जो आपका होगा, जो आपका K2 होगा वो K2 कैसे लिखा सकता है, दिस इज़ एच एफ, और इसे आप लिख सकते हैं एक्स नॉट प्लस एच बाई टू, तो एज इट इज़, एंड देन कॉमा वाई नॉट, और प्लस ये बन जाएगा आपके पास K1 डिवाइडेड बाई टू, तो K1 बाई टू हो जाएगा ये आपके पास, राइट। तो मैं इन रिजल्ट्स को बॉक्स बना देता हूँ क्योंकि ये मेरे बिल्कुल फनेबल के एंड में बनाते हैं इसको। अच्छा जी, फाइनली फिर आप मुझे ये बताएं कि K3 क्या होगा आपके पास। K3 हमने क्या सपोज़ किया है, K3 हमने सपोज़ किया है H एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एच कॉमा, अगेन यहाँ पर मैं बिग ब्रैकेट लगा देता हूँ जी, ऐसे ब्रैकेट लगा देते हैं, और फिर हमें क्या चाहिए यहाँ चाहिए वाई ऑफ क्यू। तो वाई ऑफ क्यू हमने क्या निकाला था, तो ये जो वाई क्यू निकाला था ये हम कम्प्लीटली मैं यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, आप देख लीजिएगा, अभी मैंने निकाला था, स्क्रॉल कर दिस इज़ एच जी, एच सॉरी, ये मैंने कंप्यूट किया था, दिस इज़ वाई नॉट प्लस, बहुत ध्यान से देखना है, एच एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एच कॉमा वाई नॉट प्लस एच एफ ऑफ एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट, ये हमने कंप्लीट वैल्यू, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है वो, ये कंप्लीट वैल्यू जो है आपके पास, ये जो कंप्लीट वैल्यू है आपके पास, ये कंप्लीट वैल्यू बेसिकली आपके पास वाई क्यू की थी। ठीक है जी। अब इस वाई क्यू को भी आप मुझे बताएं कि कुछ हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो बेहतरीन हो जाएगा हमारे लिए, थोड़ा सा चीज़ों को और सिंपल हो जाएगी, याद रखना भी आसान हो जाएगा। तो मैं क्या करने वाला हूँ उसको बहुत ध्यान से आपने देखना है। उसमें मैं ये करने वाला हूँ कि ये जो आपके पास मैं सर कलर्स का चेंज करूँ, ये जो आपके पास ये जो सारा रिज़ल्ट है, ये जो सारा रिज़ल्ट है, इस सारे रिज़ल्ट को जो है सपोज़ कीजिए कि मैं के प्राइम सपोज़ कर रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पर के प्राइम सपोज़ कर लिया। तो के प्राइम जब मैंने सपोज़ किया तो के प्राइम क्या हो जाएगा, एच एफ ऑफ सिर्फ येलो वाले को देखिएगा, दिस इज़ एक्स नॉट प्लस एच, राइट।
और उसके साथ आ जाएगा वाई नॉट। और क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि ये जो एच एफ ऑफ एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट, ये जो रिमेनिंग वैल्यू है, ये रिमेनिंग वैल्यू क्या है? ऑफ कोर्स ये रिमेनिंग वैल्यू K1 के इक्वल है, तो ये आ जाएगी आपके पास, दिस इज़ K1, राइट। तो इसका मतलब ये है कि जब आप जो है वो इस K डैश को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो जो फाइनली K3 बनकर आएगा वो क्या बनकर आएगा? एच एफ ऑफ दिस इज़ एक्स नॉट प्लस एच एज इट इज़ है, इसका वाई नॉट एज इट इज़ है। देखिए ये वाई नॉट को बिल्कुल नहीं छड़ा हमने, ये पूरी वैल्यू बेसिकली K डैश बन गई है, राइट। तो ये जो पूरी वैल्यू है इसको आपने लिख दिया, दिस इज़ K डैश। तो ये आपके पास सारी वैल्यूज़ आ गई हैं। इस K1, K2 और K3 को फाइनली उठाकर प्रॉब्लम में पुट कर दें। तो फाइनली मैं जो वर्किंग प्रिंसिपल आपके लिए लिखने वाला हूँ वो क्या है? दिस इज़ वर्किंग रूल। फाइनली हम एक दफ़ा और इसको लिख लेते हैं। मुझे पता है कि लेक्चर थोड़ा सा लेंथी हो गया है, बट बहुत काम का लेक्चर है। तो वर्किंग रूल ये है कि ये आपके पास प्रॉब्लम है dy ओवर dx विच इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, और उसके साथ ये है उसकी इनिशियल कंडीशन, राइट। तो K1 कैसे निकालेंगे? K1 इक्वल होता है एच एफ ऑफ एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट से निकालेंगे। फिर K2 कैसे फाइंड आउट करेंगे? K2 फाइंड आउट करने का हमने क्या तरीका है? विच इज़ इक्वल टू एफ एक्स नॉट प्लस एच बाई टू कॉमा उसी, अब ये जैसे एक्स नॉट प्लस एच बाई टू है तो इसी तरीके से इसको K नॉट वाई नॉट प्लस दिस इज़ K1 बाई टू, बस इतना सा काम करना है। फिर K3 निकालने के लिए आपको किसकी ज़रूरत पड़ेगी? K डैश की ज़रूरत पड़ेगी। तो पहले K डैश को लिख लेते हैं। ये बराबर होता है H, यानी ये इनिशियल पॉइंट पर है, ये मिड पॉइंट पर है। अब आप थर्ड पॉइंट की बात कर रहे हैं, जो थर्ड पॉइंट है वो एक्स नॉट प्लस एच पर है, तो इसी तरीके से इसको भी आप वाई नॉट प्लस दिस इज़ K1 लिखें, K प्राइम को। और फिर K3 कैसे निकालेंगे? K3 निकाला जाता है आपका फाइनली एच ऑफ एफ ऑफ, वो भी थर्ड पॉइंट यानी एक्स नॉट प्लस एच के लिए, और वाई नॉट प्लस K डैश के लिए, राइट। और फाइनली जो आपका K की वैल्यू है, जो K गैप है आपका, जो डिस्टेंस है वो किसके बराबर है? वो बराबर है 1/6। दिस इज़ K1 सपोज किया था, दूसरे को 4 टाइम्स वो K2 बन जाएगा, और तीसरे को ये बन जाएगा आपके पास K3, राइट। तो ये आप यानी यूँ समझ लें कि ये जो आपके पास बेसिकली कर्व था, ये जो पॉइंट आपके पास था एक्स नॉट, और सपोज़ कीजिए कि ये जो पॉइंट था आपके पास x1, इनके दरमियान जो डिस्टेंस था वो डिस्टेंस था h। इसी तरीक़े से ये पॉइंट है y नॉट, और इसी तरीक़े से उसकी जो करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू है वो फॉर एग्ज़ाम्पल y1 है, और इसके दरमियान जो डिस्टेंस है k है। तो अगर अब आपने जब यहाँ से आप k फाइंड आउट कर लेंगे और आपने जो है वो y1 निकालना होगा, तो y1 निकालने के लिए क्या करना होगा? y नॉट के अंदर k डाल देना होगा, तो आपके पास y1 यानी ये एक आपके पास एक इम्प्रूव सोल्यूशन बनकर आ जाएगा। तो इसे हम कहते हैं रंगीज़ मेथड। तो रंगीज़ मेथड के जो है हम आसानी से जो है वो किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का बहुत ही हाई प्रिसिशन रिजल्ट जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये बेसिकली आपका रंगीज़ मेथड है। मैं बिल्कुल टाइम को वेस्ट नहीं करता और एक प्रॉब्लम को इसके साथ ही डिस्कस कर लेता हूँ, फिर उसके बाद जो है वो अब उसको एंड करेंगे। तो एग्ज़ाम्पल हम एक डिस्कस कर रहे हैं, अप्लाई रंगीज़ मेथड। मैं पूरी प्रॉब्लम नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि बहुत टाइम लगेगा। रंगीज़ मेथड इस पर आपने अप्लाई करना है एंड फाइंड अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ वाई व्हेन, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ वाई फाइंड आउट करना है आपने, जबकि जो आपके पास h है वो आई थिंक 0.2 है, और डेरिवेटिव आपके पास गिवन है, यानी डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है x प्लस वाई, सिर्फ इस एल्गोरिथम को समझाने के लिए। और इनिशियल कंडीशन जो आपके पास गिवन है वो गिवन है y ऑफ 0 इज़ इक्वल टू 1, ठीक है जी। तो इस प्रॉब्लम को हमने किससे सॉल्व करना है? रंगीज़ मेथड से सॉल्व करना है। तो चले इसको रंगीज़ मेथड से सॉल्व करते हैं। हाँ जी, कैसे सॉल्व करेंगे? क्या कुछ गिवन है? x नॉट गिवन है 0, y नॉट गिवन है 1, h की वैल्यू गिवन है 0.2, ठीक है जी। सबसे पहले तो आपको f ऑफ x नॉट कॉमा वाई नॉट की ज़रूरत पड़ेगी विच इज़ इक्वल टू 1, ठीक है जी। तो पहले आपने K1 कंप्यूट करना होगा। K1 बराबर होता है h f ऑफ x नॉट कॉमा वाई नॉट, राइट। तो h कितना है आपके पास? 0.2, और f ऑफ x नॉट कॉमा वाई नॉट 1 कैलकुलेट किया तो ये आंसर बन गया 0.2, राइट। फिर आपको कंप्यूट करना होगा K2। तो इस फार्मूले को लगाना तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, इस फार्मूले को समझाना मुश्किल है, जो मैंने कोशिश की है कि आप समझ सकें। और ये होता है बेसिकली वाई नॉट प्लस K1 ओवर 2। तो सारी वैल्यूज़ हैं आपके पास, तो ये बन जाएगा 0.2 f ऑफ
एक्स नॉट भी है आपके पास और h/2 भी है, तो h भी है आपके पास है 0.2, उसको डिवाइडेड बाई 2 तो ये बनेगा 0.1, और y0 भी है और k1 अभी आपने कैलकुलेट किया विच इज़ इक्वल टू 0.1, तो ये आ जाएगा 1.1, और जब आप इसकी वैल्यू कंप्यूट करेंगे तो ये बनेगी 0.240, राइट। ये आ गया आपके पास k1 k2। k3 निकालने से पहले आपको k डैश की ज़रूरत है, तो k डैश बराबर होता है h ऑफ f ऑफ x0 प्लस h कॉमा y0 प्लस k1, और ये इक्वल होगा 0.2 एंड देन f ऑफ 0.2 कॉमा 1.2, राइट। सारी वैल्यूज़ अवेलेबल हैं, तो ये बनेगा 0.280, ठीक है जी। और इसके बाद हमें ज़रूरत पड़ने वाली है k3 की, तो k3 का रिज़ल्ट क्या होगा, ये होगा h f ऑफ x0 प्लस h कॉमा y0 प्लस k डैश, तो ये इक्वल होगा 0.2 f ऑफ x0 प्लस h 0.1 कॉमा 1.28। अब आप जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर बनेगा 0.296, ठीक है जी। तो आपने सारे केस कंप्यूट कर लिए, तो इसका मतलब है कि जो फाइनल k होगा वो किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा 1/6, दिस इज़ k1 प्लस 4 टाइम्स k2 प्लस k3, सब वैल्यूज़ को इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर दें, तो 1/6 0.200 प्लस 0.960 एंड प्लस 0.296। अब आप जब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास जो k की वैल्यू है वो निकल कर आएगी 0.24 एंड 26, तो k निकल आया। तो k का मतलब ये होता है कि आपका एक वो जो y वाली डायरेक्शन में जो डिस्टेंस है वो निकल आया। तो इसका मतलब है कि जो आपको y1 अप्रॉक्सीमेट करना है वो y1 क्या होगा, दिस इज़ y0 प्लस k, और y0 कितना है आपके पास, y0 है एक्चुअली 1 प्लस 0.2426, और फाइनली जो आपके पास y1 जो रिज़ल्ट है, जो फर्स्ट अप्रॉक्सीमेटेड रिज़ल्ट है, वो बनेगा 1.24 एंड 26। तो ये आपका, इसी तरीके से आप जो है वो y2 कंप्यूट कर सकते हैं, इसी तरीके से y3 कंप्यूट कर सकते हैं, तो ये काम हम कर सकते हैं। और जो एडवांस मेथड है प्रेडिक्टर करेक्टर, वो बेसिकली ये जो y1 आपने निकाला है इसको भी फर्दर इम्प्रूव किया जा सकता है किसी करेक्टर इक्वेशंस के थ्रू, राइट। तो ये बेसिकली आपके पास रंगीज़ मेथड था, और ये रंगीज़ मेथड को इस तरह फार्मूला ड्राइव किया जा सकता है। ये जो मैंने आपको सारी बातें इंतहाई डिटेल के साथ बताई हैं, स्क्रॉल कर उस डायग्राम को अच्छे तरीके से समझ कर ज़रूर देखिएगा, और ये कहीं पर भी ज़्यादातर अवेलेबल नहीं होती हैं। तो रंगीज़ मेथड मैंने बताया है, इसको आप जो है वो थर्ड ऑर्डर रंगी कुट्टा मेथड भी कहते हैं। क्यों कहते हैं ये इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। डिटेल से देखें इसको, इन केस अगर किसी किस्म की कोई भी इशूज़ होती है तो मुझसे आप डिस्कस कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपने कमेंट्स लाइक ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।